Good morning, students and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla, and today is 14th of April 2022, Thursday. Motivation of the day is no one changes the world who is not obsessed. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 4 of Business Standard. Government allows tolling for thermal power plants. कल के न्यूज़ एनालिसिस में हमने डिस्कस किया कि जिस तरह से इंडिया में पिछले साल कोल शॉर्टेज हुई थी, उसकी वजह से पावर सप्लाई पर जो चैलेंज आया था वो इस बार सिचुएशन फिर से जनरेट हो रही है। और जिस तरह से पोस्ट पैंडमिक इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है, उसके बाद जो पावर डिमांड है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। तो इट इज़ becoming more challenge for the government or the enforcement authorities to maintain the uninterrupted supply of power. और कल हमने ये भी डिस्कस किया था कि जिस तरह से पावर की सप्लाई डिक्रीज़ हो रही है या जो पावर कोल की जो शॉर्टेज जनरेट हो रही है, उसके लिए जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं, चाहे वो रेलवे मिनिस्ट्री हो, चाहे वो पावर मिनिस्ट्री हो, चाहे वो कोल मिनिस्ट्रीज़ हो, ऑल मिनिस्ट्रीज़ आर एक्चुअली ब्लेमिंग टू ईच अदर फॉर दिस कोल सप्लाई शॉर्टेज। और इसी कोल सप्लाई शॉर्टेज को देखते हुए जो एक्सपर्ट्स हैं वो एंटिसिपेट कर रहे थे कि जून के मंथ में, इस साल करंट ईयर में जून के मंथ में एक बहुत बड़ा पावर शॉर्टेज या पावर क्राइसिस देखने को मिलेगा अगर पावर सप्लाई शॉर्टेज इसी तरीके से इंडियन इकोनॉमी में मेंटेन रहा। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने कुछ रेमेडियल मेजर्स अनाउंस किए जस्ट टू इंश्योर दैट देयर शुड बी द प्रॉपर कोल सप्लाई टू द जेनकोस एज वेल एज द प्रॉपर अवेलेबिलिटी ऑफ द पावर टू द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। वो कौन कौन से मेजर्स हैं? सबसे पहला मेजर जो गवर्नमेंट ने अलाउ किया दैट इज़ द टोलिंग ऑफ अप टू 25% ऑफ coal for the thermal power plants. So the thermal power plants हैं, they can now avail the facility of tolling for getting the required amount of the coal that has been stuck into the different location. कल हमने डिस्कस किया था कि रैक्स और वैगन्स की अनअवेलेबिलिटी की वजह से जो अवेलेबल कोल है वो भी एक प्लेस से डिज़ायर्ड लेवल पर या थर्मल पावर प्लांट्स तक नहीं पहुंच पा रहा। तो इस चैलेंजिंग सिचुएशन को मिटिगेट करने के लिए गवर्नमेंट ने टोलिंग की फैसिलिटी अलाउ कर दी है, जहाँ पर थर्मल पावर प्लांट्स को बोला गया है कि वो अप टू 25% तक का कोल जो है वो नियरर माइन से टोल कर सकते हैं फॉर फुलफिलिंग देयर कोल रिक्वायरमेंट। इसके अलावा 10% तक के इम्पोर्टेड कोल की ब्लेंडिंग भी अलाउ कर दी है। रिसेंट टाइम में गवर्नमेंट ने कोल के इंपोर्ट को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करना चाहा जस्ट टू इंक्रीज द डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन, जिसके लिए जो जनरेशन कंपनीज से उनको बोला गया था कि आप कोल जो है वो कम से कम इंपोर्ट करेंगे और मोस्टली जो डोमेस्टिक कोल है उसका यूज़ करेंगे। बट अब रिसेंट रेमेडियल मेजर्स में गवर्नमेंट हैज़ अलाउड द पावर जनरेशन कंपनीज टू लुक टू इम्पोर्ट कोल और गो फॉर ब्लेंडिंग अप टू 10%। इसके अलावा जो नॉन माइनेबल लैंड्स पड़ी हुई हैं, जहाँ पर ऐसा एंटिसिपेट किया जाए कि कोल का जो रिजर्वॉयर्स है वो बहुत अच्छा है, बट बिकॉज ऑफ द सर्टन टेरेन इशूज़ और बिकॉज ऑफ द सर्टन अदर इशूज़ वो जो लैंड्स हैं, जो माइंस हैं, वो नॉन माइनेबल हैं। तो गवर्नमेंट अब ये भी कोशिश कर रही है कि जो नॉन माइनेबल लैंड्स हैं उनका भी यूटिलाइजेशन किया जाए, जिससे कि कोल की सप्लाई डोमेस्टिकली इंश्योर करी जा सके। अपार्ट फ्रॉम इट, गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो फास्ट ट्रैक द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिलेटेड टू कोल एंड एनर्जी। तो ये कुछ ऐसे मेजर्स हैं जो पावर मिनिस्ट्री ने लिए हैं just to ensure the proper coal supply for generation companies in order to support the economic growth. अब 25% of the linkage coal power generation companies use कर सकती हैं just to avoid the long distance coal transport, जिसके लिए इंडियन रेलवे बहुत ज़्यादा एक्सक्यूजेस दे रही है कि उसके पास रैक्स नहीं है, वैगन अवेलेबल नहीं, जिसकी वजह से जो लॉन्ग डिस्टेंस कोल है, एक प्लेस से जो दूसरे प्लेस पर कोल जा रहा है, वो जनरेशन कंपनीज़ को अवेलेबल नहीं हो रहा। बट नाउ जनरेशन कंपनीज़ कैन टेक the linkage coal or they can go for tolling facility up to 25% of their requirement. और गवर्नमेंट का सीधा एम ये सीधा टारगेट है कि जो स्टेट वाइज जनकॉज हैं उनको वो मानसून के आने से पहले, मानसून आते आते अपने पास सफिशेंट कोल के रिजर्वॉयर्स रख लें, सफिशेंट सप्लाई इंश्योर कर लें, इन्वेंट्री इंश्योर कर लें, जिससे कि जून और अगस्त के मंथ में जो क्राइसिस की एंटिसिपेशन किए जा रहे हैं पावर क्राइसिस के, वो ना हो। जैसा कि पिछले साल हुआ था कि 8 दिन के 6 दिन की कोल सप्लाई बची थी। तो गवर्नमेंट चाह रही कि मानसून से पहले जितने भी जनरेशन कंपनीज हैं दे मस्ट हैव द सफिशेंट कोल अवेलेबिलिटी,
क्यों? क्योंकि डोमेस्टिक कोल सप्लाई जो है वो मानसून के सीज़न में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होती है। रेनी सीज़न में माइनिंग्स नहीं हो पाती, ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम आती है, इसीलिए मानसून से पहले गवर्नमेंट ने स्टेट वाइज जेनकोस को टारगेट भी दिया है कि आप इतना इतना कोल की इन्वेंट्री मेंटेन कर लें। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। आरबीआई सिग्नल्स डिस्कम्फर्ट विद शार्प यील्ड अपटिक। कल के न्यूज़ एनालिसिस में हमने डिस्कस किया था कि जो सीपीआई इन्फ्लेशन है वो 7 का मार्क क्रॉस कर चुकी है। फैक्ट्री आउटपुट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इन द मंथ ऑफ फरवरी। इसके अलावा जो 10 साल के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं उनकी यील्ड भी 7 का मार्क क्रॉस कर चुकी है, और ये सारी सिचुएशन आरबीआई के लिए बहुत बड़ा पॉलिसी चैलेंज क्रिएट कर रही हैं। और उसी को देखते हुए आरबीआई ने वेडनेसडे को इमीडिएटली डिसीजन लिया, जहाँ पर आरबीआई ने 7 साल के जो बॉन्ड्स हैं उनको इशू किया एट 7.1% यील्ड रेट। तो जो 10 साल के बेंचमार्क गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड्स हैं या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, उनके यील्ड के बढ़ने के साथ क्या हो रहा है इकोनॉमी में, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा, क्योंकि 10 साल के जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं दे वर्क एज अ बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट। उनकी जो यील्ड रेट होती है वो बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट की तरह काम करती है कि आप किसी भी इकोनॉमी में, स्पेशली इंडिया के केस में, अगर 10 साल के जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं उनकी यील्ड रेट, उनका इंटरेस्ट रेट देख करके आप ये एंटिसिपेट कर सकते हैं कि उस इकोनॉमी में कितना प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट होगा, मार्केट इंटरेस्ट रेट कितना होगा। अब चूंकि 7 का मार्क क्रॉस कर चुका है 10 साल की गवर्नमेंट सिक्योरिटी, अगर 10 साल के जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, तो आरबीआई ने इमीडिएटली रेमेडियल मेजर्स लेने स्टार्ट कर दिए, क्योंकि आरबीआई ने क्लियरली इंडिकेट किया कि आरबीआई इज़ वेरी मच डिसकम्फर्ट विद द शार्प राइज इन द यील्ड रेट, इस मोर स्पेसिफिकली जो 10 साल की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है उनके यील्ड रेट से। एंड फॉर दैट ऑन वेडनेसडे आरबीआई हैज इशूड 7-year पेपर्स विल यील्ड एट 7.1%। और जो ट्रेजरी एग्जीक्यूटिव हैं, बॉन्ड डीलर्स हैं, मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, उनका ये कहना है कि इट वाज अप टू द लाइन, दे वर एंटिसिपेटिंग एनी शॉर्ट ऑफ मेजर्स फ्रॉम द आरबीआई, क्योंकि जिस तरह से यील्ड रेट बढ़ रहा था 10 साल की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का, तो ये एंटिसिपेट किया जाता था कि आरबीआई विल गो फॉर सर्टन रेमेडियल मेजर्स। यूजुअली द ट्रेंड इज ऑफ द आरबीआई कमिंग अप विद द लॉन्ग टर्म पेपर, बट इट हैज़ इशूड bond whose maturity falls between 5 years and 10 years, perhaps to ease some pressure on the 10 years bonds और 10 years गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। इसीलिए 5 साल से 10 साल के बीच के जो बॉन्ड्स हैं, बोले बहुत एवरेज जो ये टाइम पीरियड है दैट इज़ 7 ईयर, इस पर्टिकुलर ईयर्स के मैच्योरिटी पीरियड के गवर्नमेंट आरबीआई ने पेपर्स इशू किए हैं, जिससे कि जो 10 साल के बॉन्ड्स हैं उनकी डिमांड जो है वो थोड़ी सी डिक्रीज हो, और उनका जो यील्ड रेट बढ़ रहा है कंटिन्यूसली वो थोड़ा सा मिनिमम हो, थोड़ा सा कम हो। So RBI statement shows for a 7 years paper notified amount was 7,000 crore and bid received was 22,632 crores. And this is the amount that investor has placed for the bid, and this is the amount that RBI has accepted. The development on primary dealer was approximately 1,553 crore. अब क्वेश्चन ये उठता है कि सडनली एकदम से आरबीआई कैसे ये 10 साल की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की जो यील्ड है इससे परेशान हो गई है। तो बहुत टाइम से बढ़ रहे थे, क्योंकि इसी वीक गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है दैट गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू रेज 30,000 करोड़ थ्रू मार्केट बोरोइंग्स। तो गवर्नमेंट ने कहा था कि भाई 30,000 करोड़ हम तो मार्केट से बोरो करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आरबीआई को सिग्नल मिल गया कि गवर्नमेंट बोरोइंग्स पर जा रही है, और जिस तरह से इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं 10 साल की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के, डेफिनेटली कॉस्ट ऑफ बोरोइंग गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा होगी, एंड दैट विल फर्दर इंक्रीज द फिस्कल डेफिसिट। क्योंकि जिस तरह से 7 का मार्क क्रॉस कर चुकी थी 10 ईयर से गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इज़ गोइंग टू बी वेरी हाई। और इसी को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि 30,000 करोड़ का जो गवर्नमेंट मार्केट बोरोइंग करने जा रहा है, इसको मिनिमम, इसकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग को रिड्यूस करने के लिए, मिनिमम कॉस्ट ऑफ बोरोइंग करने के लिए आरबीआई ने 7 साल के पेपर इशू किए। द यूनियन बजट हैड प्लेस ग्रॉस मार्केट बोरोइंग टारगेट फॉर 14.95 ट्रिलियन विच वॉज अप्रॉक्सीमेटली 44.2% अबव देन द प्रीवियस ईयर। कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं बजट की, जब हम न्यूज़ डिस्कस करते हैं तभी। तो इसीलिए गवर्नमेंट की कॉस्ट ऑफ बोरोइंग को डिक्रीज करने के लिए, जैसे कि गवर्नमेंट की जो बोरोइंग हो रही, मार्केट बोरोइंग गवर्नमेंट को सस्ती पड़े, इसीलिए आरबीआई ने ये 7 साल के पेपर इशू किए, 7 ईयर्स के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इशू करी हैं एट 7.1% इंटरेस्ट रेट और यील्ड रेट, जिससे कि 10 साल की जो जी सिक्योरिटीज़ हैं उन पर प्रेशर कम हो और उनका यील्ड रेट डिक्रीज़ हो। जैसे उनका यील्ड रेट डिक्रीज़ होगा, इट मीन्स इंटरेस्ट रेट, जो प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट है मार्केट में, वो डिक्रीज़ होगा, और गवर्नमेंट की जो बोरोइंग्स है वो गवर्नमेंट को चीप
चीपली अवेलेबल होंगे, गवर्नमेंट की जो बोरोइंग्स गवर्नमेंट को चीप पड़ेंगी, सस्ती पड़ेंगी इन कंपैरिजन टू द करंट सिचुएशन। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6। इंडिया ग्रोथ फोरकास्ट कट टू 8% फॉर फाइनेंशियल ईयर 23 वर्ल्ड बैंक। तो फिच, मूडीज़, ICRA, इंडिया रेटिंग, इन सब के बाद फाइनली वर्ल्ड बैंक ने भी इंडिया की जो फाइनेंशियल ईयर 23 का जो ग्रोथ फोरकास्ट था उसको रिड्यूस कर दिया 8% तक। पिछला फोरकास्ट कितना था? पिछला जो वर्ल्ड बैंक ने फोरकास्ट किया था, एंटिसिपेट किया था कि इंडिया 8.7% से ग्रोथ करेगी इन द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 23, और उस 8.7% के मार्क को रिड्यूस करके स्लैश करके 8% कर दिया है। और रीज़न क्या दिया है? citing the reasons that there is a tepid recovery in consumption demand and escalating uncertainties due to Russia-Ukraine crisis। क्योंकि इंडिया इज़ अ इम्पोर्ट ओरिएंटेड कंट्री, तो वर्ल्ड में जिस तरह से क्राइसिस हो रही है या रशिया यूक्रेन क्राइसिस हो रही है उसको देखते हुए अनसर्टनिटी है कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो कैसे रिएक्ट करेगी। क्रूड ऑयल का जो इम्पैक्ट है, इंक्रीजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस, ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन, इंक्रीजिंग कमोडिटी प्राइसेस, उसका इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पर कैसे पड़ेगा, ये इसको लेकर भी काफ़ी अनसर्टनिटी है। इसके अलावा कंजप्शन डिमांड जो वर्ल्ड बैंक एंटिसिपेट कर रहा था इंडियन इकोनॉमी में, उस तरीके से रिकवरी कंजप्शन डिमांड में देखने को नहीं मिल रही। सो बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स, ओनिंग टू दीज फैक्टर्स, वर्ल्ड बैंक हैज स्लैश द economic growth prospect और economic growth forecast for Indian economy from 8.7% to 8%। अब ये क्वेश्चन उठता है कि जो कंजप्शन डिमांड है वो वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग क्यों नहीं बढ़ रही, जबकि हम कंटिन्यूसली देख रहे हैं कि डिमांड बढ़ रही है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रही है। बट जो वर्ल्ड बैंक है उसका ये कहना है कि जो प्राइवेट कंजप्शन है वो उतनी स्पीड से इंक्रीज़ नहीं हो रहा जितनी स्पीड से इंक्रीज़ होना चाहिए था। और उसका रीज़न क्या है कि जो लेबर मार्केट है और जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स है वो हाउस होल्ड पर अनड्यू प्रेशर डाल रहा है, जिसकी वजह से जो परचेजिंग पावर है हाउस होल्ड्स की वो डिक्रीज हो रही है। इन्फ्लेशन को यहाँ पर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट वर्ल्ड बैंक ने बताया। और अगर हम देखें तो इन्फ्लेशन की वजह से ही अदर ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने भी इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट है वो स्लैश डाउन किया था। तो इन्फ्लेशन और इनकम्प्लीट रिकवरी इन द लेबर मार्केट, जो रिवर्स लेबर माइग्रेशन देखने को मिला था वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग, अभी वो प्रॉपरली रिवर्स नहीं हुआ है। लेबर मार्केट अभी पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हुई। इसके अलावा जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उसका सीधा इम्पैक्ट हाउस होल्ड की परचेजिंग पावर पर पड़ रहा है, और हाउस होल्ड्स आर एक्चुअली नॉट गोइंग फॉर कंज्यूमिंग मोर, दे आर सेविंग बिकॉज ऑफ द अनसर्टनिटी। और इन सारे फैक्टर्स की वजह, जैसे इसमें रशिया यूक्रेन क्राइसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वर्ल्ड बैंक ने बोला कि जो इंडियन इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो मॉडरेट होगी। सो द ग्रोथ विल बिगिन टू टेपर ऑफ इन द सेकेंड हाफ ऑफ 2022 एज पर द वर्ल्ड बैंक बाई एनुअल रिपोर्ट साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस। ये आप याद रखेंगे इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि ये रिपोर्ट कौन सा ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करता है। तो साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट हैज़ बीन पब्लिश्ड बाई वर्ल्ड बैंक। इसके अलावा मार्केट सिक्योरिटीज़ या मार्केट सिचुएशंस को भी लेकर के वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि जिस तरह से एस्केलेशन बढ़ रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच में, तो इन्वेस्टर्स भी बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल्स हैं। दे आर एक्चुअली not very positive about the emerging market securities and debt instruments and led to a capital flight from South Asia to safe haven। तो वो वेस्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एशिया से यूरेशिया से जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो निकाल करके नाउ इन्वेस्टर्स आर प्रेफरिंग द वेस्टर्न मार्केट, जिसकी वजह से जो मार्केट है वो भी बहुत ज़्यादा डाउनग्रेड रहेगी इन केस ऑफ साउथ एशिया। और इंडिया इज़ वन ऑफ द प्रोमिनेंट इमर्जिंग इकोनॉमी इन साउथ एशिया। और जैसा कि अक्टूबर 2021 से देखने को मिल ही रहा है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं दे आर एक्चुअली एग्जिटिंग द इंडियन फाइनेंशियल मार्केट ड्यू टू द पॉलिसी टाइटनिंग बाय यूएस फेडरल रिजर्व, हमने कई बार डिस्कस भी किया है। और इंडियन रुपी जिस तरह से वीकन हो रहा है और यूरोप की इकॉनमी जिस तरीके से रिकवर कर रही है, उसके बाद तो इट वाज हाईली पॉसिबल कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स हैं, वो इमर्जिंग इकोनॉमीज और इंडिया को छोड़ करके वेस्ट साइड में मूव करेंगे, जिसका इम्पैक्ट सीधे सीधे इंडियन इकोनॉमी पर देखने को मिलेगा। And because of all these reasons, World Bank has slashed down the India's GDP forecast from 8.7 to 8%. And this is the predictions by other global rating agencies। और maximum के केस में हम डिस्कस कर चुके हैं कि
सबने स्लैश डाउन किया है एक्सेप्ट ADB, दैट इज़ एशियन डेवलपमेंट बैंक। मैंने इसी न्यूज़ को जब डिस्कस किया था कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB ने इंडिया की जो GDP फोरकास्ट है उसको रिटेन किया, उसको डिक्रीज या इंक्रीज नहीं किया। तब मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि ADB बैंक क्या है और कैसे ये बैंक कॉन्स्टिट्यूट है। तो आज आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर फिर से लिखकर बताइए कि व्हाट इज़ एक्चुअली ADB बैंक और इसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हुआ है। ADB के अलावा, ADB बैंक नहीं, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB के अलावा जितनी भी अदर एजेंसीज़ हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, सब ने इंडिया के जो ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स हैं उसको स्लैश डाउन किया है हम अगर देखें तो। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 10। ओवर हाफ ऑफ लार्ज कैप फंड्स अंडर परफॉर्म बेंचमार्क according to S&P indices versus active fund India scorecard. Out of every 2 large cap equity funds, one has underperformed the S&P BSE 100 in 1 year period that is ending in the December 2021. तो recent data analytics या हम बोल सकते हैं डेटा इंडिकेट करता है जो कि S&P और एक्टिव फंड्स ने कंपाइल किया या स्कोर कार्ड जनरेट किया, उसके अकॉर्डिंग आउट ऑफ एवरी 2 लार्ज कैप इक्विटी फंड हैज़ अंडर परफॉर्म in comparison to the benchmark that is S&P BSE 100. So S&P BSE 100 का जो benchmark है मतलब जो एवरेज परफॉर्मेंस रही उसके कंपैरिजन में हर 2 बड़े इक्विटी फंड्स में से एक ने अंडर परफॉर्म किया है अगर दिसंबर 2021 तक का डेटा कंपाइल किया जाए। सो इन द सेम पीरियड 50% ऑफ मिड कैप and small cap funds and 27% of equity linked saving scheme ELSS underperform their respective benchmarks. तो इस न्यूज़ में बेसिकली जो मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप फंड्स हैं, जो स्कीम्स हैं, उनकी परफॉर्मेंस को डिस्कस किया है लास्ट ईयर में कैसी परफॉर्मेंस रही इन कंपैरिजन टू देयर बेंचमार्क एवरेज। तो यही इस पर्टिकुलर न्यूज़ में दिया हुआ जहाँ पर बोला गया जो लार्ज कैप है उसमें हर 2 लार्ज कैप में से एक लार्ज कैप ने अंडर परफॉर्म किया है। इसी तरह से मिड कैप और स्मॉल कैप में एटलीस्ट 50% जो मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स थे और 27% जो इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम थी उनकी परफॉर्मेंस उनकी रिस्पेक्टिव बेंचमार्क के कंपैरिजन में लो रही। अगर डेट कैटेगरी की बात करें तो 79% ऑफ द गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड 62% ऑफ द कंपोजिट बॉन्ड्स फंड लैग द बेंचमार्क indices or benchmark or the benchmark average in last year. So for the 6th month ended December 31, 2021, 54% of the large cap fund underperformed the benchmark, while 39% of the ELSS and 37% of the mid and small, active mid and small funds underperformed their respective benchmark indices. हालांकि अगर हम लार्ज कैप फंड्स की बात करें तो लार्ज कैप फंड्स की जो अंडर परफॉर्मेंस रही वो ज़्यादा एक्यूट रही ओवर द लॉन्गर टाइम होराइजन इन कंपैरिजन टू द मिड कैप, स्मॉल कैप। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए व्हाट इज़ दिस मिड कैप, व्हाट इज़ दिस स्मॉल कैप, व्हाट इज़ दिस लार्ज कैप फंड्स। और अगर लार्ज कैप फंड्स की बात करी जाए, न्यूज़ देख लेते हैं लार्ज कैप फंड्स की बात करें तो लास्ट 3 ईयर का अगर हम डेटा देखें, लास्ट 3 ईयर्स के पीरियड को देखें तो 70% जो लार्ज कैप्स फंड्स हैं उन्होंने अंडर परफॉर्म किया है इन देयर बेंचमार्क इंडाइसेस। वाई 82% ऑफ सच फंड्स डिड सो ओवर द लास्ट 5 ईयर्स। और 5 साल में अप्रॉक्सीमेटली 82% जो लार्ज कैप फंड्स स्कीम्स हैं दे हैव अंडर परफॉर्म्ड इन देयर बेंचमार्क। हालांकि अगर और लॉन्ग टर्म पीरियड का डेटा कंपेयर करें पहले तो 3 साल में 70%, 5 साल में 82%, लेकिन अगर 10 साल का डेटा देखें तो थोड़ा सा रिकवरी या थोड़ा सा बेटर पिक्चर देखने को मिलती है। 10 साल के डेटा के पीरियड में कंपैरिजन में देता है केवल जो 68% जो लार्ज कैप कंपनीज हैं दे आर लैगिंग बिहाइंड देयर बेंचमार्क। और यही सेम ट्रेंड हमें ELSS मिड कैप और स्मॉल कैप में भी देखने को मिलता है 3 साल, 5 साल और 10 साल के में। ये जो सेम ट्रेंड जब लार्ज कैप फॉलो कर रहे हैं, लार्ज कैप फंड फॉलो कर रहे हैं, यही ट्रेंड हमें स्मॉल, मिड और ELSS के केस में देखने को मिलता है। बट अगर हम देखें तो जो परफॉर्मेंस रही, अंडर परफॉर्मेंस लार्ज कैप के कंपैरिजन में ज़्यादा खराब नहीं रही। हम बोल सकते हैं कि जो लार्ज कैप कंपनीज हैं उनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा खराब रही इन कंपैरिजन टू मिड, स्मॉल एंड ELSS। हालांकि ट्रेंड जो रहा, पैटर्न जो है परफॉर्मेंस का वो अप्रॉक्सीमेटली सेम है। सो एक्टिव फंड्स इन केस ऑफ ELSS, मिड कैप, स्मॉल कैप्स एक्चुअली परफॉर्म रिलेटिवली बेटर देन दीज लार्ज कैप कंपनीज विज़ देयर बेंचमार्क ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, चाहे 3 साल या 5 साल या 10 साल के डेटा को अगर कंपेयर करें तो दिस इज द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द डिफरेंट फंड्स इन टू द मार्केट। And this is the trailing index
returns 1 year, 3 years, 5 years and 10 years. Large cap BSE 100, ELSS BSE 200, mid cap government bonds and composite bond. This is the overall performance of BSE 200 or 100 benchmark indices since last 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर्स. तो कितनी परफॉर्मेंस रही, कितने अंडर परफॉर्म किया और किस तरह के जो फंड्स हैं, स्कीम्स हैं वो ज़्यादा पॉपुलर है, जिनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी रही. आप देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स. गवर्नमेंट शॉर्ट लिस्ट अप टू 60 एंकर इन्वेस्टर्स फॉर LIC शेयर सेल. तो गवर्नमेंट फिर से स्पीड अप कर चुकी है LIC के IPO की प्रोसेस. अब चूँकि हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि जो ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्ट है वो भी फाइल हो चुका है, उसे अप्रूवल भी मिल चुका है, एम्बेडेड वैल्यू, मार्केट वैल्यू सबका कैलकुलेशन हो चुका है. मार्च में IPO आना था बट बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन क्राइसिस ये IPO नहीं आ पाया. और हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर मई तक गवर्नमेंट ये IPO नहीं लाती तो गवर्नमेंट को सारी प्रोसेस वैल्यूएशन की, ड्राफ्ट रेडिंग प्रॉस्पेक्ट को फाइल करने की, से भी अप्रूवल की दोबारा से करनी पड़ेगी. तो गवर्नमेंट इस बार पूरे मूड में है कि अप्रैल तक LIC का IPO लाया जाए, जिसके लिए गवर्नमेंट ने सबसे पहले एंकर इन्वेस्टर 60 एंकर इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने फाइनल कर दिए हैं. ये जो प्रोसेस है LIC IPO को स्पीड अप कर दिया. तो 60 एंकर इन्वेस्टर्स गवर्नमेंट ने फाइनलाइज किए हैं, शॉर्टलिस्ट किए हैं फॉर IPO. अब कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं कि एंकर इन्वेस्टर्स क्या है. अगर आपको नहीं पता एंकर इन्वेस्टर्स क्या है तो डिस्क्राइब जो प्ले लिस्ट है इस चैनल में, एक डिस्क्राइब्ड प्ले लिस्ट है, वहाँ पर एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है एंकर इन्वेस्टर्स पर. मैं उसका लिंक भी डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको जा करके देख सकते हैं. यहाँ पर बता देती हूँ एंकर इन्वेस्टर का सीधा पर्पस क्या होता है. एंकर इन्वेस्टर्स जो हैं वो किसी पर्टिकुलर IPO के लिए एक हेल्दी सेंटिमेंट क्रिएट करते हैं मार्केट में. अगर बड़े बड़े नेट वर्थ इंडिविजुअल्स या नेट वर्थ हाउस होल्ड्स या बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं, अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर IPO में, तो जनरली एक पॉजिटिव सेंटीमेंट जाता है पब्लिक्स में, रिटेल इन्वेस्टर्स में, कि दिस पर्टिकुलर IPO, दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट इज गुड फॉर इन्वेस्टमेंट, जिससे कि अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है कंपनी को. तो इनका सीधा पर्पस इतना ही होता है कि एक हेल्दी डिमांड, एक पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट करें अमंग द रिटेल इन्वेस्टर्स. बट इनका कुछ लॉक इन पीरियड होता है, उस लॉक इन पीरियड से के पहले ये जो एंकर इन्वेस्टर्स हैं ये एग्जिट नहीं कर सकते. तो LIC का एक बहुत बड़ा IPO आने वाला है और इसी के लिए गवर्नमेंट ने 60 एंकर इन्वेस्टर्स फाइनलाइज किए हैं जो कि IPO से एक दिन पहले अपना शेयर, अपना जो IPO है वो खरीद लेंगे. एंड दैट पर्टिकुलर परचेजिंग विल गिव अ पॉजिटिव सिग्नल टू द रिटेल इन्वेस्टर्स कि यस दिस IPO इज वर्थ इन्वेस्टिंग. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. एक्सपर्ट सीज 4 रेट हाइक्स इन फाइनेंशियल ईयर 23 बिगिनिंग जून. तो बिजनेस स्टैंडर्ड ने ये एक पोल कराया था जहां पर पॉलिसी रेट हाइक या जो MPC की जो मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग है उसको लेकर के स्पेकुलेशन या ओपिनियन पूछे हैं. जिस तरह से CPI बढ़ रही है, जिस तरह से बॉन्ड यील्ड रेट इंक्रीज हो रहे हैं और जिस तरीके से फैक्ट्री आउटपुट डिक्रीज हो रहा है, हमने कल डिस्कस किया था कि RBI के पास अब बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है पॉलिसी नॉर्मलाइजेशन के अलावा या पॉलिसी टाइटनिंग के अलावा. तो इसी को लेकर के एक ओपिनियन कराया, बिजनेस स्टैंडर्ड ने एक पोल कराया जहाँ पर ये एंटिसिपेट किया है कि जो एक्सपर्ट्स हैं दे आर सेइंग कि इस बार फाइनेंशियल ईयर 23 में RBI 4 बार पॉलिसी रेट हाइक करेगा. इट मीन्स RBI विल गो फॉर पॉलिसी टाइटनिंग, पॉलिसी नॉर्मलाइजेशन, जहां पर रिटेल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेगा RBI, क्योंकि 7 का मार्क क्रॉस कर चुकी है रिटेल इन्फ्लेशन. दैट इज अ अलार्मिंग सिचुएशन फॉर द इकोनॉमी. And as per the expert, now this could trigger a series of repo rate increase by RBI. हालांकि मोस्ट ऑफ द जो एक्सपर्ट थे जिन्होंने इस ओपिनियन में पार्टिसिपेट किया, उनका ये कहना है कि अभी फिलहाल के लिए RBI किसी भी तरह का जो रेपो रेट है उसको हाइक नहीं करेगी. ये रेपो रेट हाइक जो होगा वो जून के बाद स्टार्ट कर सकती है RBI. तो जून के बाद ये स्टार्ट हो सकता है रेपो रेट हाइक या पॉलिसी टाइटनिंग या पॉलिसी नॉर्मलाइजेशन. और इस ईयर अप्रॉक्सीमेटली मिनिमम 4 पॉलिसी रेट हाइक पर RBI जा सकती है एज पर द बिजनेस स्टैंडर्ड सर्वे. अब देख लेते हैं नेक्स्ट. पाम ऑयल इंपोर्ट्स जंप 18.7% MOM इन मार्च. तो इंडिया का जो पाम ऑयल इंपोर्ट है वो 18.7% तक इंक्रीज हो चुका है इन द मंथ ऑफ मार्च इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस मंथ. अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों सडनली पाम ऑयल का जो इंपोर्ट है वो इंक्रीज होगा? क्योंकि पाम ऑयल इज़ वन ऑफ द सब्सटीट्यूट और ऑल्टरनेटिव ऑफ सनफ्लावर ऑयल. और इंडिया के केस में सनफ्लावर ऑयल का जो सबसे बड़ा जो इंडिया का पार्टनर है, लीडिंग पार्टनर है, दैट इज़ यूक्रेन. और जिस तरह से यूक्रेन और रशिया क्राइसिस चल रही है, एक्सपोर्टर्स को रियलाइज़ हो चुका कि फ़िलहाल के लिए आगे आने वाले टाइम में जो सनफ्लावर ऑयल है उसका जो शॉर्टेज है वो मेंटेन रहेगा. प्रॉपर सप्लाई सनफ्लावर ऑयल की नहीं होगी. और सनफ्लावर ऑयल का जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव है दैट इज़
पाम ऑयल। इसीलिए जो इंडिया के जो एक्सपोर्टर्स हैं दे आर एक्चुअली इंक्रीजिंग देयर पाम ऑयल इंपोर्ट्स, और जिसका इम्पैक्ट हमें डेटा में देखने को मिला है कि मार्च में 18% तक 18.7% तक पाम ऑयल का जो इम्पोर्ट है वो इंक्रीज़ हुआ है। अगर टर्न्स की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 5,39,793 टर्न्स पाम ऑयल इंडिया में लैंड किया है इन द मंथ ऑफ मार्च। यही जो नंबर था फरवरी में अप्रॉक्सीमेटली 4,54,794 टर्न्स था। और पाम ऑयल के साथ वेजिटेबल ऑयल्स का भी इम्पोर्ट बढ़ चुका है। हालांकि रशिया यूक्रेन की अगर हम बात करें तो रशिया से भी इंडिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया है अप्रॉक्सीमेटली 45,000 टन्स के सनफ्लावर ऑयल का, लेकिन फ़िलहाल के लिए इसको बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में इंडिया नहीं आना चाहता क्योंकि यूक्रेनियन सप्लाई डिस्टर्ब होगी ही होगी। तो इंडिया को डेफिनेटली अपने पाम ऑयल या सनफ्लावर ऑयल उनके लिए ऑल्टरनेटिव सर्च करना पड़ेगा, एंड दैट इज़ वाई दिस इंक्रीज is being seen in data. That is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query or suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.